साथियों नमस्कार। यह है पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप खंडू। आज हम बात करेंगे जो ब्यावर में हिंदू बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग हुई, उनको टारगेट बनाकर एक स्कूल की बच्चियों को जो नाबालिग थी उनको टारगेट बनाया गया। टारगेट किसने बनाया गया? उसी समुदाय के लोग थे जो या तो वेल्डर, कारपेंटर, इसी तरह से बिल्कुल मजदूर, वो लोग टारगेट कर रहे थे। इस मामले का किसी को जानकारी ही नहीं मिलती। अगर किसी के जो पेरेंट है उसके हाथ में, एक पेरेंट के हाथ में मोबाइल लग गया तो इस समाचार पब्लिक में आ गया। ये लड़कियों के पास मोबाइल भी दिए गए। ये मोबाइल किसने दिए हैं? मोबाइल उन्हीं लड़कियों ने दिए हुए हैं। जो लड़के थे उसमें भी कुछ नाबालिग है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जा रही किस तरह से हिंदू जो नाबालिग बच्चियां हैं या लड़कियां हैं उनको कैसे फंसाकर उनको ब्लैकमेल करना है। और वो लोग लड़कियों के लिए कैफे में ले जाते थे, होटल में ले जाते थे, उसे हजारों रुपया खर्च करते थे। एक मजदूर, एक वेल्डर, एक मान लो कैफे वाला भी था, वो इतना पैसा खर्च करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उसको कहीं से पैसा आ रहा है। पैसा आने के बाद वो एक लड़की को किसी तरह से किसी लड़की का नंबर प्राप्त कर लेते हैं और ये 5-6 लोग जो थे आपस में नंबर बांटते थे और किसी तरह से लड़की को काबू कर देते और उसको फिर उसकी वीडियो बनाते थे, उसकी ये बाकी उसके साथ फोटो खींचते थे, यहाँ तक कि उससे उसके घर से चोरी भी करवाते थे। यही केस 92 में भी सामने आया था। उसमें 100 लड़कियों को, एक ही कॉलेज की 100 लड़कियों को टारगेट बना दिया गया था। इस बार भी एक स्कूल की लड़कियों को जो नाबालिग है उनको टारगेट बना दिया गया था। ये कौन लोग हैं जो ये करवाते हैं? एक मजदूर तो नहीं कर सकता इतने पैसे खर्च, लड़कियों को मोबाइल दिया। एक पेंटर तो नहीं कर सकता ऐसा पैसा खर्च। इसके पीछे की कोई ग्रोह है। अगर ये सरकार भाजपा की नहीं होती, मुझे ये भी लगता है कि इस मामले को भी दबाया जाता। अभी हम दूसरी बात बता रहे हैं कि जो 92 का मामला है उसमें भी अभी पूरे डिसीजन नहीं हुए हैं। उसके बाद वो जो लड़कियां उसमें इन्वॉल्व थी वो अभी माँ भी बनी होगी, दादियाँ भी कुछ बनी होगी, नानियाँ भी कुछ बनी होंगी। तो क्या वो गवाही के लिए कोर्ट में आएंगी? वो उससे कि उसकी दुनिया और ही बसी बसाई दुनिया उजड़ जाए। इसलिए ये जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक तो ये कोर्टों का मामला है। भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। अब नई भारत में जो कानून की नया वो आया, भारत न्याय संहिता आई, उससे कुछ लगता है कि थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। और हमारे देश में ऐसी भी सरकारें थी जो कि किसी समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे मामलों को दबाती थी। अगर हम अभी नहीं समझे तो हमारे साथ क्या होने वाला है हम ये अंदाजा ही कर सकते हैं। केरला स्टोरी आप सबने देखी होगी। केरला स्टोरी में किस तरह से लड़कियों को काबू में किया जाता था। उनको से कहा जाता था आप हिजाब पहनो तो आपको छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो आपका लड़कियों द्वारा ही जो आपस में लड़कियां पढ़ती थी और उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने ये दोस्तों के साथ, उनकी जान मेल दोस्त है उसके साथ मेल जान पहचान करवाई जाती थी और फिर उन पर काबू करके उनको सीरिया भी ले जाया गया। उनके साथ क्या हुआ ये तो हमने केरला स्टोरी में पूरा देख लिया है। और ये मामले ऐसे नहीं है कि एक डॉक्टर भी थी जो फल वाले के साथ फल खरीदती थी,
वो भी ऐसे चक्कर में फंस गई है। या तो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके संस्कार उनको नहीं दिए जाते हैं, या तो वो ये समझते हैं जब वो उनको माँ बाप पाबंदी लगाते हैं, उन पर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, और ये जो लोग हैं जो इसी मौके की ताक में होते हैं, वो उनको ये बताते हैं कि जो तुम्हारे पर पाबंदियां लगी हैं, तुम्हारे साथ जो व्यवहार है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छी तरह से नहीं रखते हैं, तो वो जाल में फंस जाती है। और पहले ये भी है कि सोशल मीडिया का भी ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी एजेंसी, यूट्यूब वगैरह पे जो देखते हैं लोग, आजकल तो मोबाइल सबके पास होते ही हैं, अपने पास नहीं हो तो सहेली के पास हो, देखते हैं, तो इससे बच्चों को लगता है कि असली दुनिया यही है, जो फिल्मों में देखते हैं यही असली दुनिया है। अच्छे संस्कार दिए जाए तो वो लोगों को लगने लगता है कि ये फालतू है, उसमें क्योंकि नाच है, गाना है, घूमना है, मोटरसाइकिल पे ले जाना है, चक्कर करना है, ये मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक कि उसमें पूरी तरह से एक सुनियोजित तरीके से इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये मामले बढ़ते ही जाते हैं। नेपाल बॉर्डर पर कुछ मदरसे खुले हुए हैं जो खाली ढांचे जैसे ही है, लेकिन उनको फंडिंग करोड़ों में आती है। वो कौन करता है और किस लिए करता है, इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें अपने समाज को बचाना है तो इन मामलों को मामूली न समझकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो न्याय व्यवस्था में भी ऐसे कुछ प्रावधान बनाने चाहिए। सेफ्टी एक्ट लगना ही चाहिए ऐसे मामलों में। अगर यूएपीए के अंदर ऐसे मामले आ जाएं तो ये थोड़ा सा डर के कारण ऐसी घटनाओं में कमी आएगी, नहीं तो हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमें माँ बाप होने के नाते, भाई होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते हमारे दायित्व बना है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि कोई भाई हो, वो बहन को फिल्म देखने नहीं ले जाता है। अगर भाई करे कि उसको बहन को ले जाए फिल्म देखने के लिए, उसको क्या ज़रूरत है कि वो एक गैर आदमी के साथ फिल्म देखने जाएगी? क्यों वो उनके चक्कर में आएगी? लेकिन हमें भी जो एज अ सोसाइटी हमारा दायित्व है, हमें उसको पूरा करना चाहिए। और ये जो हमारा कमज़ोर कौम है, जिसको फीमेल कौम है, वो इमोशनल ज़्यादा होती है, वो उन पर ज़्यादा प्रभाव जल्दी डाला जा सकता है। डॉक्टर जी ने, जो संघ के फाउंडर थे, उन्होंने बहुत पहले कहा था, 1930 में कहा था कि ये हमारे समाज का कमज़ोर अंग है, उसकी ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम अब नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। जब तक सुधरेंगे तब तक बहुत देर हो गई होगी। नमस्कार।